हेलो दोस्तों। इस वीडियो के अंदर मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करूंगा जो कि एस्से राइटिंग में पूछा जाता है। तो इसके अंदर मैं आपको बेसिक पॉइंट्स बताऊंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो हम इसको डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, इस तरीके के टॉपिक्स को। अभी मैं इस टॉपिक को प्रिपेयर कर रहा था तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूं। अब आपको कैसा लगता है ये आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अब देखिए, यहाँ पे मैं एक टॉपिक प्रिपेयर कर रहा था एस्से राइटिंग के लिए कि बहुत कॉमन टॉपिक है, अक्सर पूछा जाता है। ये पूछ सकता है कि क्या कैपिटल पनिशमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशन होती है, या फिर ये पूछ सकता है कि आप अपने आर्ग्यूमेंट्स दीजिए कैपिटल पनिशमेंट के फेवर में या फिर कैपिटल पनिशमेंट के अगेंस्ट, या आपको क्या लगता है कि कैपिटल पनिशमेंट सही है गलत है। या फिर ये आपसे पूछ सकता है कि किस तरीके से कैपिटल पनिशमेंट को आप आर्टिकल 21 के साथ जस्टिफाई करते हैं, या फिर सेक्शन 354 के सबसेक्शन 3 ऑफ सीआरपीसी को किस तरीके से आप देखते हैं। तो इस तरीके से पूछ सकते हैं। अब देखिए, अगर अब हमें ये टॉपिक देखना है तो इसके अंदर बेसिकली हम क्या क्या चीजें बता सकते हैं जो जो मेरे को ठीक लगी, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसके अंदर बता सकते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट का एवोल्यूशन किस तरीके से हुआ। मतलब कि एवोल्यूशन का मतलब ये नहीं कि हम बहुत पीछे टाइम पे चले जाएं कि किस तरीके से स्टार्टिंग हुई, वो नहीं। मतलब हम इस तरीके से बता सकते हैं कि जब इंडिपेंडेंस हुई, पोस्ट इंडिपेंडेंस, हमने किस तरीके से ट्रीट किया कैपिटल पनिशमेंट को, हमने किस तरीके से कैपिटल पनिशमेंट दी। उसके बाद हम ये बता सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से प्रोटेक्शन देता है कैपिटल पनिशमेंट के अगेंस्ट। उसके बाद हम ये बता सकते हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं एक पनिशमेंट के, और वो ऑब्जेक्टिव्स क्या कैपिटल पनिशमेंट के द्वारा फुलफिल हो रहे हैं। अब ये सब जब हमने बताया, इसके बाद हम अपने आर्गुमेंट्स अगेंस्ट और फेवर के अंदर रख सकते हैं। और इसी के बीच में हम कुछ केसेस बता सकते हैं, जैसे बच्चन सिंह का केस है, बहुत फेमस केस है। मच्छी सिंह का केस है, बहुत फेमस केस है, जिसके अंदर ये चीजें बताई गई थी। तो ये चीजें हम इन बिटवीन बता सकते हैं। अब देखिए, जैसे अगर मैं थोड़ा सा शेयर करूं, तो अगर हम इवोल्यूशन की बात करें, कैपिटल पनिशमेंट का इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ था, तो देखिए, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली, इंडिपेंडेंस के वक्त हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन था और हम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते थे, और बाकी जितने एक्ट थे, जैसे सीआरपीसी था, सीपीसी था, इन सबको फॉलो करते थे, आईपीसी को फॉलो करते थे। तो जो आईपीसी था उसके अंदर 302 की जो सजा थी, 302 में क्या सजा दी गई थी कि भाई मर्डर अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसको डेथ की सजा मिलेगी, ये बात बोली गई थी। तो हमने जो पहले 5 साल थे हमारी आजादी के, उसके अंदर इस प्रैक्टिस को बहुत अच्छे से फॉलो किया कि जो भी व्यक्ति मर्डर करेगा, बदले में उसको क्या सजा मिलेगी, कैपिटल पनिशमेंट मिलेगी। हम कुछ नहीं सोचते थे, हम सीधा उसको कैपिटल पनिशमेंट दे देते थे, उसको डेथ की सजा दे देते थे। उसके बाद अब इस चीज को देखा गया, तो फिर 1955 में क्या हुआ, हमने जो हमारा सेशन जज था, जो सजा देता था कैपिटल पनिशमेंट की, उसे एक डिस्क्रिशनरी पावर दी। उसे हमने डिस्क्रिशनरी पावर दी अल्टरनेटिव सजा देने की, कि जहां पे आपको ठीक लगता है वहां पे तो आप डेथ सेंटेंस दीजिए, लेकिन जहां पे आपको लगता है कि नहीं, डेथ सेंटेंस नहीं देना चाहिए, वहां पे आप बदले में इसको लाइफ इंप्रिजमेंट दे दीजिए। हमने उसको ये डिस्क्रिशनरी पावर दे दी, किसको, जज को, सेशन जज को, कि जहां पे आपको ठीक लग रहा है डेथ सेंटेंस वहां दीजिए, लेकिन जहां पे लगता है कि इसका कोई अल्टरनेटिव होना चाहिए, तो इसके अल्टरनेटिव में आपको हमने लाइफ इंप्रिजमेंट दे दी कि भाई आप उसको लाइफ इंप्रिजमेंट दे सकते हो। अब ये बात हुई, तो अब हमारे पास इसका कोई कोई इसके पीछे रीजन नहीं बनता था कि क्यों वो उसको सजा दी जा रही है। तो इसलिए फिर जब हमारे पास 1973 के अंदर हमारे पार्लियामेंट ने हमारे सीआरपीसी को अमेंड किया, 1973 में, जो आज भी हम सीआरपीसी फॉलो करते हैं, अमेंडेड सीआरपीसी, उसके अंदर ये प्रोविजन डाला गया कि जब भी कोई सेशन जज इस तरीके की सजा देगा, कैपिटल पनिशमेंट या लाइफ इंप्रिजमेंट, उसके पीछे उसको उसका रीजन बताना बहुत जरूरी होगा। उसको रीजन बताना होगा क्यों उसने उसको उसके लिए डेथ इंप्रिजमेंट दी, या फिर डेथ की सजा दी, या फिर क्यों उसको लाइफ इंप्रिजमेंट दी, ताकि उसका रीजन पता चले कि क्यों उसको वो सजा दी जा रही है। उसके बाद तो 1973 के अंदर ये चीज हुई। 1973 में 1980 के अंदर एक बहुत फेमस केस आया बच्चन सिंह का, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का, AIR 1980। इसके अंदर हमारे कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने, कि भाई जो डेथ की पनिशमेंट है, ये कोर्ट के द्वारा तभी दी जानी चाहिए जब वो केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस हो। ये टर्म आपने बहुत कॉमनली सुनी होगी कि डेथ की सजा कब दी जानी चाहिए, जब वो केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस हो। अब ये बात तो बच्चन सिंह वाले केस में बोल दी गई। अब इस केस को आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, मैंने इतनी सी बात बताई है, क्योंकि डिटेल के अंदर ये बहुत लंबा केस है, उसके अंदर बहुत सारी बातें बताई गई है, उनको भी आप लिख सकते हो उसके अंदर। मैं बिल्कुल आपको शॉर्ट के अंदर बता रहा हूं। उसके बाद हमारे पास आया मच्छी सिंह का केस, मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसके अंदर कोर्ट ने बताया कि कौन सी ऐसी चीजें होंगी जिनको हम रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट मानेंगे। यहां पे 4-5 गाइडलाइंस दी गई उनके द्वारा, जैसे कि किस तरीके से वो ऑफेंस कमिट हुआ, किस तरीके से मर्डर हुआ, उसका मैनर क्या था, कि बड़े ब्रूटल ढंग से वो मर्डर किया गया, एकदम एक्सेप्शनल तरीके से, बहुत गलत तरीके से वो मर्डर हुआ,
एक्सेप्शन ये दी गई, यहाँ पे आप डेथ सेंटेंस दे सकते हो। दूसरी चीज बताई गई कि मोटिव क्या था उसको उसके पीछे मारने का, किस मोटिव से उसने उसको मारा। यहाँ पे अगर आपको ऐसा कोई मोटिव मिलता है, भाई पैसे का मोटिव था, कोल्ड ब्लडेड था एकदम, तो फिर आप दे सकते हो उसको। एंटी सोशल, कि समाज के अगेंस्ट, कि भाई आपने किसी एससी एसटी को मार दिया, इस कारण से मार दिया क्योंकि वो दलित है या ऐसा कोई रीजन था, वहां पे आप दे सकते हो, ताकि समाज में एक मैसेज जाए इससे, क्योंकि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस में आ जाएगा। कि उसका मैग्नीट्यूड क्या था, कि भाई वो जो व्यक्ति है वो हर हर किसी को मारता है, उसको जो मिल जाए, आज तक उसने तो 100 मर्डर कर चुका है, वो तो ऐसा व्यक्ति है, उसको दे दिया जाए। या फिर वो विक्टिम कैसा था, किस व्यक्ति को मारा। आप जैसे एक 10 साल के बच्चे का मर्डर कर रहा है, बहुत गलत ढंग से कर रहा है, जैसे भी एक पीछे फेमस केस था जिसके अंदर निर्भया केस था, उसके अंदर उनको ये दिया गया, तो वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस माने जाते हैं जहां पे उनको ये सजा दी जाती है। तो इस केस के अंदर बताया गया मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के, तो यहाँ पे गाइडलाइंस दी गई। अब ये एक तरीके से हम बता सकते हैं किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ। अब ये जो इवोल्यूशन हुआ, जब ये बात जो बच्चन सिंह वाला केस था, बच्चन सिंह वाले केस के अंदर बेसिकली जो हमारा ये आर्टिकल 21 था, आर्टिकल 14 था, आर्टिकल 19 था, सेक्शन 354 सबसेक्शन 3 था, बोला गया कि ये वायलेट करता है हमारे फंडामेंटल राइट्स को, ये वायलेट हो रहे हैं इससे हमारे फंडामेंटल राइट्स। तो कोर्ट ने बोला ऐसी चीज नहीं है, इससे हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट नहीं हो रहे हैं, हम इसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस में दे रहे हैं। उसके बाद अब हम अगर अपने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आए, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर हम देखें, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबसे पहले आर्टिकल 21 जो है, यहाँ पे एक फेमस केस है मेनका गांधी वाला केस। मेनका गांधी ने हमें दोनों तरीके से इसके अंदर सेव किया, एग्जीक्यूटिव में भी, लेजिस्लेटिव में भी। उसने ये बोला, उस केस के अंदर ये बोला गया कि अगर किसी को भी इस तरीके की सजा देनी है, डेथ सेंटेंस देना है, तो वो सिर्फ एक इस तरीके से दिया जा सकता है कि जो प्रोसीजर लॉ के द्वारा एस्टेब्लिश हो। अब ये जो लॉ एस्टेब्लिश करना था, अब ये लॉ कौन एस्टेब्लिश करेगा, हमारी लेजिस्लेटिव एस्टेब्लिश करेगी, मतलब पार्लियामेंट। अब वो ऐसा लॉ भी हो सकता था जो बहुत ही अनजस्टिफाइड हो, तो इसके लिए 3 वर्ड ऐड किए गए। बोला गया इस केस के अंदर कि वो जो लॉ है वो कैसा होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए और रीजनेबल होना चाहिए। जस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए एंड रीजनेबल होना चाहिए, तभी किसी भी लेजिस्लेटर के द्वारा, किसी भी लॉ के द्वारा ये पनिशमेंट दी जा सकती है, अदरवाइज वो नहीं दी जा सकती। तो इस तरीके से आर्टिकल 21 के अंदर बोला गया। आर्टिकल 21 बेसिकली बोलता है कि नो पर्सन शेल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, कि भाई लॉ के द्वारा अगर प्रोसीजर एस्टेब्लिश होगा तभी उसकी लाइफ उससे ली जा सकती है या पर्सनल लिबर्टी ली जा सकती है, अदरवाइज नहीं ली जा सकती। उसके बाद भाई हम देखें आर्टिकल 72 को, तो आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट को पावर दी गई किस चीज की, पार्डनिंग की, कि भाई उसको ये पावर है कि वो किसी को माफ कर सकता है सजा से। ये पावर गवर्नर को नहीं दी गई, ये पावर सिर्फ किसको दी गई, प्रेसिडेंट को दी गई, कि भाई उसके हाथ में पावर है कि उसके पास अगर कोई केस जाता है तो उसको पार्डन कर सकते हैं। आप इसको बहुत कॉमनली दे सकते हैं, अभी ये पीछे निर्भया का केस हुआ था, वहां पे हमने बहुत देखा था ये। तो प्रेसिडेंट को ये पार्डनिंग पावर दी गई। अब प्रेसिडेंट को ये पावर दी गई, इसके बाद अब ऐसा हो सकता है कि ये जो प्रेसिडेंट अपना डिसीजन दे, हो सकता है कि वो आर्बिट्ररी दे, इररेशनल दे या फिर डिस्क्रिमिनेटरी दे। आर्बिट्री दे, इररेशनल दे या डिस्क्रिमिनेटरी दे, इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हो, मैं सिर्फ यहाँ पे वर्ड्स बता रहा हूं। तो फिर आप इसको जुडिशियल रिव्यू कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट इसका जुडिशियल रिव्यू कर सकता है कि अगर भाई वो जो पार्डनिंग थी वो जो प्रेसिडेंट है वो कैसी थी, उसके द्वारा आर्बिट्रेटरी थी, इररेशनल थी या फिर डिस्क्रिमिनेटरी थी। वहीं हमें आर्टिकल 134 जो है वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट की अपील के बारे में बताता है कि अगर किसी भी हाई कोर्ट के द्वारा इस तरीके की कोई सजा दी जाती है तो हम अपील के अंदर जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट उस चीज को देख सकता है। अब देखिए कोई भी जो सजा होती है, अब यहाँ पे हम अपने आर्गुमेंट्स रख सकते हैं। इतनी बात बताने के बाद इस चीज को आप बहुत डिटेल में बता सकते हैं, अब जो केसेस हैं उनको बहुत एक्सप्लेन कर सकते हो, तो फिर ऐसे राइटिंग में आप अपना कर सकते हो, वो आपको प्रिपेयर करना है। अब देखिए जैसे अब हम आर्गुमेंट्स रखे हैं, तो आर्गुमेंट्स के अंदर देखिए कोई भी पनिशमेंट होती है उसके बेसिकली 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं कि एक तो हमें जो व्यक्ति होता है जिसने वो अपराध किया उसको हमें सुधारना होता है, उसके रिफॉर्मेशन करना होता है। दूसरा डेटरेंट, कि भाई उसको डराना होता है कि वो ऐसा अपराध दोबारा ना करे। और तीसरा क्या होता है, रेट्रीब्यूशन, कि भाई एक तरीके से उससे बदला लिया जाता है कि भाई तेरे को पनिशमेंट मिलेगी, तूने इस तरीके का ऑफेंस कमिट किया है। तो अब जब हम ये कर रहे हैं, जब हम किसी को कैपिटल पनिशमेंट दे रहे हैं, अगर इसके अगेंस्ट जाए हम, तो क्या है कि डेटरेंट ऑब्जेक्टिव तो फॉलो ही नहीं हो रहा। क्यों भाई, हमें उसको एक तरीके से डराना है ना कि भाई ऐसा ऑफेंस कमिट ना, वो व्यक्ति ही मर जाएगा, उसकी लाइफ ही नहीं रहेगी, तो आप उसको किस तरीके से डराओगे, किस तरीके से डिस्करेज करोगे कि वो ऑफेंस कमिट ना करे। तो ये एक अगेंस्ट में हो गया आर्गुमेंट। दूसरी बात, आप ऐसे एश्योर कर सकते हो कि वो जो व्यक्ति है उसके कारण से कोई व्यक्ति जो है
ऑफेंस कमिट ना करे। मतलब कोई भी जो अपराधी होता है वो ऑफेंस क्यों कमिट करता है, उसके नॉर्मल सर्कमस्टांसिस नहीं होते ज्यादातर, वो एबनॉर्मल सर्कमस्टांसिस के अंदर ऑफेंसेस को कमिट कर रहा होता है। तो फिर आप कैसे एक व्यक्ति को उन एबनॉर्मल सर्कमस्टांसिस के लिए डेथ की सजा दे सकते हो। तीसरी बात हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई जो हमारे लॉज हैं, जो हमारा सीआरपीसी है, एविडेंस एक्ट है, ये एकदम इसके अंदर कमियां हैं। ये पूरा एकदम ये हर चीज को एश्योर नहीं करता, ये एकदम एश्योरिटी से चीजें नहीं बताता। ऐसा बहुत बार देखा गया कि किसी को पहले कोई सजा दी गई हो, बाद में अपील में जाके चेंज हो गई। क्यों चेंज हो गई? क्योंकि हमारे जो प्रोसीजरल लॉज हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ कमियां हैं, उससे सारी चीजें हम एकदम से सही सामने नहीं रख पाते। तो इस कंसेप्ट को देखा जाए तो इसके हिसाब से चाहे 9 अपराधी बच जाए, लेकिन जो एक सही व्यक्ति है उसको डेथ की सजा नहीं होनी चाहिए। वो एक जो एकदम सही व्यक्ति है उसको क्यों डेथ की सजा हो जाए? तो ये हम इसके अगेंस्ट रख सकते हैं। इससे हमारे जो तीनों पर्पस हैं भाई, उसको रिफॉर्म करने का, अब रिफॉर्म कैसे करोगे? वो मर गया, उसको कैसे आप डराओगे, किस तरीके से आप उसको पनिश करोगे, तो ये चीजें हमारी सॉल्व नहीं हो रही। वहीं अगर हम इसके फेवर में जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ ऑफेंडर्स ऐसे होते हैं जो इनकॉरिजिबल होते हैं। इनकॉरिजिबल मतलब जिनको सुधारा नहीं जा सकता, वो सोसाइटी के लिए श्रापित होते हैं, विक्सेशियस होते हैं। भाई अगर वो सोसाइटी में रहे, कोई तरीका ही नहीं है उनसे बचने का, उनको मारना ही पड़ेगा। उनको जेल में रखोगे, वहां पे भी वो यही काम करेंगे। तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं रह जाता उनको मारने के सिवाय, उनको डेथ की सजा देने के सिवाय। और दूसरा सबसे बड़ा आप इसके फेवर में रख सकते हो कि भाई इससे आप प्राइवेट रिवेंज से बच सकते हो। भाई अब आपने किसी को मारा, वो जिस व्यक्ति को मारा हो किसी का रिश्तेदार होगा, किसी का बाप होगा, किसी का भाई होगा, किसी का कुछ ना कुछ रिश्तेदार होगा, कुछ भी हो सकता है, कोई भी रिश्तेदार हो सकता है। तो अब जो लोग हैं उनके उससे फीलिंग्स अटैच्ड है, वो क्या करेंगे? प्राइवेट रिवेंज लेंगे जिस व्यक्ति ने उसको मारा। तो इससे क्राइम के बदले क्राइम, क्राइम क्राइम क्राइम, उससे क्राइम बहुत बढ़ेगा। वो जाके उसका मर्डर करेगा, फिर वो उसके रिश्तेदार उसका मर्डर करेंगे, तो इससे क्राइम बढ़ेगा, दुश्मनी बढ़ेगी, क्राइम बढ़ेगा, रेवेंज बढ़ेगा, तो प्राइवेट रिवेंज आएगा। इससे अच्छा अगर स्टेट आ जाए, मतलब कि गवर्नमेंट आ जाए और वो उसको सजा दे दे, तो फिर उससे प्राइवेट रिवेंज वाली चीज हट जाएगी और इस तरीके की जो क्राइम्स है सोसाइटी से अपने आप खत्म होंगे। तो इस तरीके से आप कुछ फेवर्स में कुछ आर्गुमेंट्स रख सकते हैं, कुछ अगेंस्ट रख सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। तो एक तरीके से आपको कंक्लूजन नहीं देना कि भाई बिल्कुल सही है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये चीजें तो कोर्ट भी अगर आप देखो तो कोर्ट भी कभी कोई डिसीजन दे रहा होता है, कभी कहता है कि ठीक है, कभी कहता है गलत है, कभी कहता है सही है कोई चीज। तो इस तरीके से आपको अपनी जो बात है, अपने फेवर्स अगेंस्ट, सारी बातें आपने जितनी पढ़ी हैं, आपकी जो केस लॉज है, वो सारे आपने मेंशन कर देने हैं।